नमस्कार। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित हो रहे कई कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। पीएम मोदी आज राजधानी दिल्ली में महिला आवंटियों को सौंपेंगे नए क्वार्टरों की चाबियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन, 3 नए कॉरिडोर की भी रखेंगे आधारशिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर घिरी ममता सरकार। उपराष्ट्रपति ने बताया इस अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का अपमान लोकतंत्र के खिलाफ। अमेरिकी वित्त मंत्री का बयान। ऊर्जा बाजार में स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं और उत्पादकों के साथ कर रहे हैं काम। वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखना एक साझा उद्देश्य। और अहमदाबाद में आज T20 वर्ल्ड कप फाइनल का महामुकाबला। टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती। इतिहास रचने उतरेगा भारत। समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिन लैंगिक समानता पर जोर देने, समाज और मानव जीवन में महिलाओं के योगदान की पहचान करने, महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने और उन्हें सराहने के लिए जाना जाता है। इस वर्ष महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई है। नारी शक्ति के अदम्य साहस और उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित इस विशेष अवसर पर राजधानी दिल्ली में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस गौरवमयी कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी, जहां वो भारत की नारी शक्ति और विकसित भारत 2047 की सामूहिक उम्मीद को आगे बढ़ाने में महिलाओं की अहम भूमिका पर जोर देंगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में GPRA पुनर्विकास योजना के तहत 15,200 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सरोजनी नगर स्थित GPRA टाइप 5A क्वार्टरों का दौरा करेंगे और महिला आवंटियों को चाबियां सौंपेंगे। ये परियोजनाएं सरोजनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसे प्रमुख स्थानों पर हैं, जो कि GPRA कॉलोनियों के आधुनिकीकरण और सरकारी कर्मचारियों तथा प्रशासनिक कार्यालयों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा है। तो वहीं पुनर्विकास योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 9,350 से अधिक आधुनिक फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही लगभग 48 लाख वर्ग फुट का कार्यालय स्थान भी सृजित किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और साथ ही आर्थिक लाभ की संभावना भी होगी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में करीब 18,300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम द्वारा दिल्ली की जनता को दिए जा रही मेट्रो की सौगात से कितने उत्साहित हैं दिल्लीवासी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली मेट्रो के निरंतर विस्तार से शहर की परिवहन व्यवस्था एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 18,300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिन मेट्रो परियोजनाओं का पीएम उद्घाटन करने जा रहे हैं, उनसे दिल्ली को तेज, सुगम और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी। इन परियोजनाओं से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को दी जा रही दिल्ली मेट्रो की सौगात से लोग काफी उत्साहित हैं।
हमारे मोदी जी भी मेट्रो के चौथे फेज के एक्सपेंशन को इनॉग्रेट करने वाले हैं और आपको पता है हर एक मेट्रो में महिलाओं के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, तो इससे महिलाओं में दुगनी ताकत आ जाती है। और क्योंकि इंटरनेशनल वीमेंस डे को ही हो रहा है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मोदी जी ने अथक प्रयास से उस इलाके की सुध ली है जो बहुत ही ज़्यादा जाम से पीड़ित था और ट्रांसपोर्टेशन की भी उधर असुविधा थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि नई दिल्ली से मजलिस पार्क से जुड़ जाएगा तो लोगों को सुविधा भी होगी, समय की बचत होगी और जाम से भी निजात मिलेगा। ये भजनपुरा, यमुना विहार, खजूरी, बाबरपुर ये बहुत खुश हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बहुत खुश हैं कि उन्होंने इस इलाके को भी पूरी दिल्ली से कनेक्ट कर दिया। गुड़गांव के लिए कनेक्टिविटी आ गई है और एक तरह से जो पूरा सर्कल है दिल्ली का उस लाइन से पूरा हो रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। दिल्ली मेट्रो और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत शुक्रिया इस लाइन को शुरू करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इनमें पिंक लाइन का लगभग 12.3 किलोमीटर का मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और मैजेंटा लाइन का लगभग 9.9 किलोमीटर का दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर शामिल है। नई कनेक्टिविटी से बुराड़ी, जगतपुर, वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, भलसवा, मजलिस पार्क समेत दिल्ली के कई इलाकों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के चरण 5A के अंतर्गत लगभग 16.10 किलोमीटर लंबे 3 कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये 3 नए कॉरिडोर RK आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद के कालिंदी कुंज हैं। ये कॉरिडोर नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे तो वहीं 3 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी के कई महत्वपूर्ण स्थानों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे में गंभीर प्रोटोकॉल चूक और राज्य सरकार की लापरवाही ने संवैधानिक संस्थानों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये को एक बार फिर से उजागर किया है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में गंभीर प्रोटोकॉल चूक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नदारद रहना ये साबित करता है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक गरिमा की अनदेखी का सिलसिला जारी है। हालिया घटना न केवल देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा पर चोट है, बल्कि ये आदिवासी समाज और नारी शक्ति का भी खुला अपमान है। राष्ट्रपति के अपमान ने बंगाल में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में भाग लेने के बाद विधाननगर में संथाल समाज के लोगों के बीच पहुंची राष्ट्रपति ने प्रशासनिक व्यवस्था पर तो सवाल उठाए ही और साथ ही सीएम ममता बनर्जी के नदारद रहने पर भी सवालिया निशान लगाया। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी शामिल होना चाहिए था। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर इस अवहेलना को सहने के बावजूद राष्ट्रपति ने बड़ी ही सहजता और भावुकता के साथ सीएम ममता बनर्जी को अपनी बहन बताते हुए कार्यक्रम में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर निराशा जाहिर की। हालिया
हालांकि ममता बनर्जी ना तो बतौर सूबे की मुखिया होने के नाते और ना ही मानवीय आधार पर कोई सम्मानजनक प्रतिक्रिया देने तक उचित समझा और वहीं हमेशा शालीन और शांत रहने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू घटना से इतनी आहत हुई हैं कि उन्हें राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रपति के लिए हमेशा उच्चतम सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की घटना ने न केवल एक प्रशासनिक चूक को दिखाती है बल्कि राज्य सरकार द्वारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा का उल्लंघन करने की हठ धर्मिता को भी साफ दर्शाती है, जिसे टस से मस होने के लिए ना तो सीएम और ना ही उनका प्रशासन किसी कीमत पर तैयार है। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ। राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल किस तरह का था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और खास प्रोटोकॉल का हर यात्रा के दौरान यहां पर पालन अनिवार्य है और राज्यों के दौरे पर राष्ट्रपति को हमेशा स्टेट गेस्ट माना जाता है और एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल और मुख्यमंत्री करते हैं और आर्म्ड फोर्स या पुलिस द्वारा दिया जाता है उनको गार्ड ऑफ ऑनर। इस तरह सम्मान उनको दिया जाता है। राष्ट्रपति के आने और जाने पर राष्ट्रगान बजाया जाता है और राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होते हैं और सबसे खास जगह उनको बैठने के लिए कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए गहरा दुख जताया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और लिखा कि भारत के राष्ट्रपति का पद हमारे गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और इसे हमेशा वह सम्मान, प्रोटोकॉल और गरिमा मिलनी चाहिए जिसका ये हकदार है। पश्चिम बंगाल में उनके संवैधानिक पद के हिसाब से व्यवस्था में जो भी चूक हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति के पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए और राष्ट्र के सर्वोच्च पद को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू का वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस घटना को अत्यंत शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस घटना से लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण पर विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को गहरी निराशा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी जो स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनके द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और व्यथा ने देश के लोगों के मन में गहरा दुख पैदा किया है और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने वास्तव में सभी सीमाएं पार कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अपमान के लिए टीएमसी सरकार के प्रशासन को जिम्मेदार बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय के साथ पश्चिम बंगाल सरकार इतनी लापरवाही से पेश आ रही है। और यहां बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा, क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
रूसी तेल पर प्रतिबंधों में ढील देने का दावा करने वाले ट्रंप प्रशासन के सुर वास्तविकता को समझकर अब बदल गए हैं। जिन्होंने पहले रूसी तेल पर प्रतिबंधों में ढील देने का दावा किया था, अब कह रहे हैं कि वे दुनिया के ऊर्जा बाजार में स्थिरता के लिए दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और तेल शोधकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये बयान अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दिया है। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखना एक साझा उद्देश्य है और इसके लिए बड़े उत्पादकों, उपभोक्ताओं और रिफाइनरियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने और सुरक्षा से जुड़े खतरों को खत्म करने की दिशा में सहयोग कर रहा है। अमेरिका वित्त मंत्री ने इस लक्ष्य की दिशा में साथ काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को धन्यवाद भी दिया। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अखिलेश सुमन से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका का आपस में संघर्ष चल रहा है और दुनिया देख रही है और इसका सीधा असर तेल पर पड़ेगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और जिसकी वजह से बार बार वो ये बयान बदल रहे हैं। पहले वो उन्होंने रूस से तेल खरीदने पर ढील दी थी सभी मुल्कों को, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ उत्पादकों, जो तेल रिफाइनरियों के साथ, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये जो बार बार उनके बयान पलट रहे हैं, आखिर क्या रणनीति है, क्या उनकी प्लानिंग कुछ समझ में आ रही है आपको? किस तरह से स्थिरता लेकर आएंगे वो? देखिए, निश्चित तौर पे उनका जो पहला असेसमेंट होता है, वो असेसमेंट उनका पूरा नहीं होता है। इसके बाद वो दूसरे असेसमेंट करते हैं, दूसरे असेसमेंट के बाद वो अपने बयान बदलते हैं, अपना स्टैंड बदलते हैं। आपने देखा कि पूरे टैरिफ वॉर के दौर में कभी उन्होंने 10%, कभी उन्होंने 12%, कभी उन्होंने 25%, कभी उन्होंने 50%, इस तरह के टैक्स लगाए और उसके बाद उन्होंने फिर निगोशिएट करके कम किया। तो ये स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन लगता है कि अभी भी पूरी बात को समझता नहीं है, दुनिया की हकीकत को, और उन्हें लगा था कि ईरान पे वो हमले करेंगे, 2 दिन में पूरा मामला शांत हो जाएगा और वे उसके बाद वो पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन हकीकत कोई दूसरी है और ये हकीकत उन्हें अब समझ में आने लगी है कि इतना आसान नहीं है किसी और देश पर हमला करने का, क्योंकि देखिए दुनिया में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। रसिया यूक्रेन संघर्ष अभी 4 साल से चल रहा है, गजा में अभी भी पूरी तरह शांति नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को कैसे, पता नहीं किसने बताया कि बहुत जल्दी आप अमेरिका ईरान से कब्जा कर लेंगे और वहां सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिकी वित्त मंत्री का एक बयान आया है। इसके पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि हम सैंक्शंस में ढील दे रहे हैं, हम 1 महीने के लिए छूट दे रहे हैं कि आप रशियन ऑयल खरीद सकते हैं। निश्चित तौर पे पूरी दुनिया में इस पर काफी प्रतिक्रिया हुई थी कि कौन आप होते हैं जो सैंक्शन में ढील देंगे। निश्चित तौर पे इसके बाद मुझे लगता है कि उन्हें ये बात समझ में आई और अन्य देशों की संप्रभुता को उन्होंने समझा और अब इसीलिए अमेरिकी वित्त मंत्री का एक बयान आया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि हम दुनिया भर के अपने जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं और दुनिया के सबसे बड़े कह सकते उपभोक्ता हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियां हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ऊर्जा बाजार में स्थिरता बने रहे, मतलब जो तेल की गैस की कमी नहीं हो। और निश्चित तौर पे देखना होगा कि आखिर किस तरह से स्थिरता लेकर आएंगे। बातचीत आगे भी जारी रहेगी अगले बुलेटिन में आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां भारत ने बीते कुछ वर्षों में अलग अलग देशों के साथ नई आर्थिक और व्यापार साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए हैं और इन नए समझौतों से भारतीय निर्यातकों और पेशेवरों के लिए खूब नए अवसर पैदा हुए हैं। और इसी दिशा में बीते दिसंबर में भारत ने ओमान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्या है इस समझौते की खासियत, देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। भारत अपनी वैश्विक व्यापार साझेदारियों का लगातार विस्तार कर रहा है। इसी कड़ी में दिसंबर 2025 में भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवाओं, निवेश, पेशेवरों की आवाजाही और नियामक सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों को भी शामिल करता है। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई गति मिलेगी। भारत ओमान CEPA के तहत भारत को ओमान के बाजार में अधिक पहुंच मिली है।
समझौते के मुताबिक भारत को ओमान की 98% से अधिक टैरिफ लाइनों पर 100% शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। इस समझौते से इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, समुद्री उत्पाद, वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और रत्न आभूषण जैसे कई क्षेत्रों में निर्यात के नए अवसर खुलेंगे। इससे खास तौर पर श्रम प्रधान उद्योगों और एमएसएमई को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में व्यापार विस्तार के साथ साथ घरेलू उद्योगों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। समझौते में एक अपवाद सूची भी शामिल की गई है ताकि संवेदनशील क्षेत्रों को जरूरी सुरक्षा मिल सके। साथ ही ये समझौता लघु और मध्यम उद्यमों एवं श्रम प्रधान उद्योगों के लिए निर्यात बढ़ाने का रास्ता भी तैयार करता है। इससे भारतीय निर्यातकों को नियमों में सरलता, कम अनुपालन लागत और बाजार पहुंच का लाभ मिलेगा। भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस समझौते से भारतीय कंपनियों और पेशेवरों के लिए और अधिक अवसर पैदा होंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 10.61 अरब डॉलर रहा। इसी अवधि में भारत का ओमान को निर्यात 4.06 अरब डॉलर रहा, जबकि ओमान से भारत का आयात 6.55 अरब डॉलर दर्ज किया गया। वहीं अप्रैल से अक्टूबर 2025 के दौरान भारत का निर्यात बढ़कर 2.57 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो व्यापार में सकारात्मक रुझान को दर्शाता है। भारत से ओमान को सेवाओं का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2020 में जहां ये लगभग 39.7 करोड़ डॉलर था, वहीं 2023 में बढ़कर 61.7 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इसमें दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, परिवहन और यात्रा सेवाएं प्रमुख योगदान दे रही है। कुल मिलाकर भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे भारतीय निर्यातकों को नए बाजार अवसर मिलेंगे और आर्थिक सहयोग को और अधिक मजबूती भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खेल की खबरों में आज T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत की टीम आज जब न्यूजीलैंड के विरुद्ध उतरेगी तो उसके सामने सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि पुराने रिकॉर्ड्स की भी चुनौती होगी। ये फाइनल जीतने के साथ ही भारत आज कई कीर्तिमान स्थापित कर देगा। आइए एक नजर डालते हैं कि स्टेडियम में T20 के रिकॉर्ड्स और भारत के प्रदर्शन पर इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम 2026 T20 विश्व कप के फाइनल की मेजबानी के लिए तैयार है। भारत ने यहां 10 T20 मैच खेले हैं, जिसमें से उसने 7 जीते हैं, 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा। कुल यहां 14 T20 मैच खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 8 मैच जीते हैं, वहीं बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 5 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा। दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच वो मुकाबला जहां हमें डबल सुपर ओवर देखने को मिला था। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने यहां 2 T20 मैच खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को इसी मैदान पर 7 विकेट से मात दी थी। इस विश्व कप में इस मैदान पर कुल 6 मैच खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 3 मैच जीते हैं और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा। इस विश्व कप में इस मैदान पर बने अगर सर्वोच्च स्कोर की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने कनाडा के खिलाफ जो 213 रन बनाए थे, वो इस मैदान पर इस विश्व कप का सर्वोच्च स्कोर रहा है। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड ने इस विश्व कप में अब तक एक बार भी 200 का आंकड़ा पार नहीं किया है। वहीं भारतीय टीम 2 बार 250 का आंकड़ा पार कर चुकी है। माना जा रहा है कि फाइनल में हमें एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि किस तरह का रहता है फाइनल मुकाबला और कौन सी टीम बनती है इस साल की T20 विश्व चैंपियन। कैमरा पर्सन SP दुबे के साथ सुचित्रा, DD न्यूज, अहमदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आज कर्तव्य पथ पर शक्ति वॉक शी लीड भारत का आयोजन हुआ। इस अवसर पर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहटकर, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य मंत्री सोनिया और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भाग लिया। ये वॉक इंडिया गेट से विजय चौक तक करीब 2 किलोमीटर तक निकाली गई। आपको छोड़े जाते हैं DD न्यूज संवाददाता मोहित शुक्ला की इस खास रिपोर्ट के साथ।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आप दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और आप तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर देख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सावित्री ठाकुर, उनके बगल में अनुप्रिया पटेल, साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उनके साथ ही अन्नपूर्णा देवी, WCD मिनिस्टर, और साथ में यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विजया रहाटकर आपको कर्तव्य पथ पर ये शक्ति वॉक में ये शक्ति की, साहस की, नारी शक्ति की ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि आज नारी नारायणी है, नारी शक्ति है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है। और इस मौके पर आपको दिल्ली की महिला शक्ति और केंद्रीय कैबिनेट एक साथ आपको कर्तव्य पथ पर दिखाई पड़ रही है, जहां पर शक्ति वॉक का आयोजन किया गया है और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आज नारी बलवान है, नारी महान है, क्योंकि आज नारी देश के तमाम उच्च पदों पर बैठी हुई है और वो ये संदेश दे रही है, क्योंकि नारी है तो शक्ति है, नारी है तो सशक्त है और नारी है तो ये देश है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह संदेश कर्तव्य पथ से जाता हुआ। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज।